हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। जैसे कि आपको पता लग गया होगा, जो मैंने लिखा है थंबनेल में, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है मोस्टली। अगर आप लगभग अगर बात करी जाए तो लगभग 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। जो मिनिमम 5 नंबर का होता है, मैक्सिमम 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है, बट ये क्वेश्चन आता ज़रूर है। आपके एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन की अहमियत ज़रूर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर 10 नंबर में पूछा जाता है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको बताऊं, मैं आपको 20% पढ़ाऊंगा वेजिटेबल में कि जब आपका 80% सिलेबस कवर करूंगा, तो मैं उन्हीं सब्जेक्ट को, उन्हीं टॉपिक को क्लियर कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, जो फालतू की चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, उसे हम बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले उन पर हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो अगर हम लगभग बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो 240 से भी अधिक पौधे होते हैं जो सब्जियों के रूप में उगाए जाते हैं। नहीं कि 240 प्लांट्स, मोर देन 240 प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल्स के रूप में ग्रो किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसलिए सब्जी वालों की जो फसलों की प्रकृति होती है, जो उनका नेचर होता है, वो दूसरी फसल से अलग होता है, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपसे पूछिए कि वेजिटेबल प्रोडक्शन या वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्या बिना क्लासिफिकेशन भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन किसी एक सिस्टम में रखने के लिए उसका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, और 240 प्लांट्स ऐसे होते हैं, इनको आप ऐसे याद नहीं कर सकते, ना ही इनका कोई सिस्टम बना सकते हैं। आप इनका एक इनको क्लासीफाई करके, यानी कि इनका वर्गीकृत करके ही इनको आप एक सिस्टमेटिक वे में रख सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप हेडिंग लिखना चाहे तो आप हेडिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप हेडिंग पर फोकस करना चाहते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हेडिंग को फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है बोटानिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। ओके, पहली हेडिंग ये होती है, बोटानिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल्स। तो ये समझ में आ गया आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, पहला जो है आपका जो वर्गीकरण है, पहला वर्गीकरण है वनस्पति वर्गीकरण या बोटानिकल क्लासिफिकेशन। क्या? बोटानिकल क्लासिफिकेशन या वनस्पति वर्गीकरण। पहला इंग्लिश में इसे बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बोटानिकल क्लासिफिकेशन। ये तो हो गया इंग्लिश में, और हिंदी की बात करें तो वनस्पति वर्गीकरण। तो वनस्पति वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट प्लांट किंगडम, आपने पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा होता है, बायोफाइटा होता है, पैटोडिफाइटा होता है, स्पर्मेटोफाइटा होता है। स्पर्मेटो जो फाइटा होता है उसमें दो प्रकार, एक तो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं। जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं सारी की सारी डिस्कस की जाती है एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में मोनोकोटिलेडन्स होती हैं और डाइकोटिलेडन्स, यानी कि एक बीजपत्री होती है और द्विबीजपत्री वेजिटेबल्स होती है। उसके अंतर्गत फिर हम फैमिली को डिस्कस करते हैं, जेनेरा को डिस्कस करते हैं, उसकी वन स्पीसीज यानी कि उसकी जाति को डिस्कस करते हैं, और उसके बाद बोटानिकल वैराइटीज़ को डिस्कस करते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, कोई भी वनस्पति नाम अगर आप मुझसे पूछेंगे, एलियम सेपा अगर आपसे पूछेंगे कोई एलियम सेपा क्या होता है, एलियम सेपा जो होता है ऑनियन का बोटानिकल नेम होता है, प्याज का। ठीक है, लेकिन उसके जो आपको जो एलियम होता है वो उसकी क्या होती है, वंश होते हैं, और आपकी स्पीसीज क्या होती है, वो सेपा होती है, एलियम सेपा। ठीक है, तो उसके वंश और जाति को अगर हम मिला देंगे तो उसका बोटनिकल क्लासिफिकेशन बन जाता था। ये कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन में अगर किसी के वंश को, जाति को अगर आप मिला देते हो तो उसका क्या बन जाता है, वंश और जाति को अगर आपने मिला दिया तो उसका बोटानिकल नेम या साइंटिफिक नेम बन जाता है। तो ये दो थैलोफाइटा जो होते हैं उसमें फंजी के बारे में डिस्कस किया जाता है। बैरोजोफाइटा होता है, इसके अंदर नॉन वस्कुलर्स जो मोसिस प्लांट्स होते हैं उनके एल्गी का नाम आपने नॉन वस्कुलर्स यानी संवहन मंडल जो होते हैं, जिसके अंदर संवहन मंडल नहीं होते, उसमें बैरोफाइटा में डिस्कस किया जाता है। पैटोडिफाइटा उसमें उन प्लांट को डिस्कस किया जाता है जिसके अंदर संवहन मंडल होते हैं। और स्पेरोमेटोफाइटा जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसमें हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिस्कस करते हैं। तो आप इतना लिख लीजिए, बहुत है, मोस्ट इनफ है। बोटानिकल क्लासिफिकेशन में इतना आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में। उसके बाद आगे यहाँ पर डिस्कस किया जाता है मोनोकोटिलियन, यानी कि आप कह सकते हो एक बीजपत्री।
ऐसे प्लांट्स या ऐसे वेजिटेबल सीड जिनके अंदर या ऐसे वेजिटेबल्स जिनके अंदर केवल एक सीड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मोनोकोट सीड, मोनोकोटलैंड सीड बोलते हैं या मोनोकोट। ओके, तो उनमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी एक मोनोकोट वेजिटेबल्स का बोटानिकल नाम बताइए या किसी एक मोनोकोट वेजिटेबल का नाम बताइए। तो बहुत सारी हैं, आप लिखना चाहें तो ये स्टार्ट कीजिए। अनियन होता है, लेमसेपा भी बताया था मैंने। प्याज जो होता है एमाइलिडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। देखो, जो फैमिली होती है, फैमिली क्या होती है? एक कुल होता है, एक ग्रुप होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्लांट्स डिस्कस किए जाते हैं। अगर मैं कहने लगा हूँ कि एलिएसी फैमिली जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जी आती है, जैसे आपका ऑनियन आता है, गार्लिक आता है और लीक आता है, ये सारे के सारे एलिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 3 मेंबर हैं और उनकी एक फैमिली है जिसका नाम है एलिएसी फैमिली। तो ऑनियन जो होता है स्टूडेंट, ये जो प्याज है इसका बोटानिकल नेम आपको एलम सेपा है। जो लहसुन होता है, गार्लिक होता है, इसका बोटानिकल नेम एलम सेटाइवम होता है। जो लीक होता है उसका बोटानिकल नाम एलम पोरम होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आपसे दोनों इनसे पूछे जाएगा कि जो मोनोकोटलैंड्स होते हैं या मोनोकोट वेजिटेबल्स होते हैं उनका किन्हीं का एक का नाम बता दीजिएगा। तो इनमें से आप किसी एक का नाम बता सकते हैं। आगे आएगी फैमिली, दूसरी फैमिली है आपकी एरिएसी फैमिली। एरिएसी फैमिली में जो अरबी आप खाते हैं या कोलोकेसिया जो आप खाते हो उसे हम बोलते हैं। ठीक है, कोलोकेसिया स्कुलेंटस बोलते हैं, लेकिन कटा हुआ है। कोलोकेसिया स्कुलेंटस इसका बोटानिकल नेम होता है थोड़ा सा। लिलिएसी फैमिली, ये भी मोनोकोटलैंड्स में आती है। जैसे आपका एस्पेरेगस सतावार का नाम आपने सुना होगा, एस्पेरेगस ऑफिसिनस बोटानिकल नेम है इसका। डायोस्कोरेसी फैमिली के अंतर्गत याम आता है, याम आपने खाया होगा, डायोस्कोरिया एल्बा। ठीक है, अब ये जितनी भी थी 4 की 4 ये सब मोनोकोट में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेजिटेबल्स आती है वो डाइकोट में आती है। ठीक है, और सबसे कम जो वेजिटेबल्स आती है वो मोनोकोट में आती है। आप ध्यान रख लीजिए। एक तो डायोस्कोरेसी फैमिली में याम जो होता है मोनोकोट है। लिलिएसी फैमिली में एस्पैरागस या सतावर आपने नाम सुना होगा वो है। एरिएसी फैमिली में आपका कोलोकेसिया है, अरबी जिसे आप खाते हो। और जो एलिएसी फैमिली आप अभी मैंने आपको बताई थी उसके अंदर अनियन, गार्लिक और लीक, ये हैं सारी की सारी मोनोकोटलैंड्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स आपके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद आपका डाइकोट्स जो वेजिटेबल्स होती हैं इसमें 2 सीड होते हैं। आप इस कह सकते हैं बिल्कुल कि इसके अंदर 2 सीड होते हैं, 2 बीज होते हैं डाइकोटलैंड्स में। नंबर 1 चीनोपोडेसी फैमिली। चीनोपोडेसी मतलब चुकंदर, जो इसके अंदर चुकंदर आती है। चुकंदर का नाम आपने सुना होगा, बीट रूट, स्पेनिश, पालक वगैरह जो होते हैं, विलायती पालक या पालक जो होते हैं, स्पिनच, वो सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इनका मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको। चीनोपोडेसी फैमिली में जो बीट होते हैं इसका बीटा वल्गेरिस बोटानिकल नेम होता है। जो पालक होता है स्पेनिश ओलिडेसिया है, पालक बीटा वल्गेरिस है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका डाइकोट लैंड्स या आपका डाइकोट वेजिटेबल्स होती हैं। ठीक है, बीट रूट, चुकंदर तो आपने बहुत बार खाया होगा। पालक स्पेनिश जो विलायती पालक होता है, एक जो पालक होता है जो आप खाते हो बीटा वल्गेरिस देसी पालक, तो ये बोटानिकल नेम ध्यान रखिए ज़रूर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़रूर है। उसके बाद आता है चीनोपोडेसी के बाद होता है कॉन्वोलुलेसी फैमिली। नंबर 2 स्वीट पोटैटो का नाम आपने, शकरकंद का नाम आपने सुना होगा। स्वीट पोटैटो सर्दी में आप लोग खाते भी होंगे शकरकंद। आइपोमिया बेटा जो होता है, आइपोमिया बेटा इसका बोटानिकल नाम है। तीसरा है ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने कैबेज का नाम सुना होगा, पत्ता गोभी। ब्रेसिकिया ओलिडेसिया वैरायटी कैपिटेटा, ब्रेसिका ओलिडेसिया वैरायटी कैपिटेटा, ये पता नहीं क्यों कट गया। ओलिडेसिया वैरायटी जो होता है कैपिटेटा इसका बोटानिकल नेम है। फूल गोभी का बोटानिकल नाम होते हैं ब्रेसिका ओलिडेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। ठीक है, दोनों में अंतर देखिए। जो कैबेज है उसका बोटानिकल नेम कैपिटेटा होता है, जो फूल गोभी होता है उसका बोटानिकल नाम बोट्राइटिस होता है। गार्ड गोभी की बात करें तो ब्रेसिका ओलिडेसिया वैरायटी आपका गोनग्लाइडस बोटानिकल नेम होता है ये। ठीक है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी एक फैमिली के 10 फसल के नाम रखिए, याद रखें, नहीं, कॉमन 3 या 4 भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन उनका बोटानिकल नेम और जरूर याद रखिए।
जैसे इसके अंदर आता है जो ब्रेसिकेसी है, इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स आती हैं, तो आप इसमें ये कैबेज याद रख सकते हैं, कॉलीफ्लावर्स याद कर सकते हैं, नोल आप याद कर सकते हैं, टर्निप याद कर सकते हैं, सलजम वगैरह। तो ये सारी की सारी आपका किसके अंतर्गत आती है, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आती है। टर्निप का बोटानिकल नेम यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है, बोटाइटिस कंपसिस्टिस, ठीक है, ब्रेसिका कंपसिस्टिस डेपा, ठीक है। मस्टर्ड का नाम आपने सुना भी होगा, रेडिस का नाम रेफिनस सेटाइबम या रेफिनस सेटाइबम जो बोटानिकल नेम होते हैं। उसके बाद आता है कुकुरबिटेसी, यानी कि इसके अंदर जो भी वेजिटेबल्स आती है कद्दू वर्गीय आती है। कद्दू वर्गीय समझते हैं जो बेल वाली वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे आपका कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, ककड़ी हो गया, ठीक है, लौकी हो गया, ठीक है, काली तोरी हो गया तोरी हो गया, बहुत सारे नाम हैं उनके अंदर, ठीक है। पंपकिन, कुकुरबिटेसी का मतलब आप ये जायद की फसलें होती हैं। जायद मतलब समझते हो, जायद मतलब जो जून के अंतर्गत आप जो जिसको ग्रो करते हैं, ठीक है, जो जायद वाली फसलें होती है, जो भी बेल वाली फसलें होती है, बेल समझते होंगे आप, बेल यानी कि जो कद्दू है, खीरा है, लौकी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सारी की सारी कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आती है। पम्पकिन का बोटानिकल नेम कुकुरबिटा मोर्सेटा होता है। समर स्क्वैश का बोटानिकल नेम कुकुरबिटा, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, मैं इसको भेज दूंगा आपको। कुकुमस सेटाइबस, ठीक है, रिच गार्ड, लूफस एक्टिव, थोड़ा सा कटा हुआ है बोटर गार्ड, मैं ये भेज दूंगा आपको। वाटरमेलन, सिट्रस लेंटस है ये, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ये रहा। एलिएसी फैमिली, इनका वो थोड़ा सा नाम कटा हुआ था, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दूंगा। ये एलियम सेपा है, ठीक है, गार्लिक, एलियम सेटाइवम, पोरम, ये सब हैं, ये आप देख सकते हैं। कोलोकेसिया है, कोलोकेसिया स्कुलेंटस इसका बोटेनिकल नाम है। लिलिएसी फैमिली में एस्पेरेगस सतावर की बात करी थी मैंने, एस्पेरेगस ऑफिसिनस बोटेनिकल नेम है इसका। डायोस्कोरेसी फैमिली में मैंने अभी बताया था, डायोस्कोरेसिया एलाल्टा जो याम जिसे बोलते हैं, रतालू, ये इसका बोटेनिकल नेम है। वो थोड़ा सा बोटेनिकल नेम कटा हुआ था, तो मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ। चीनी पोडेसी बीटा वल्गेरिस है। स्पानिश है, स्पानिश ओलिडेसिया इसका बोटेनिकल नेम है। पालक बीटा वल्गेरिस है, ठीक है। वैरायटी जो होती हैं बेंगलेंसिस होते हैं। जो VAR लिखा होता है स्टूडेंट्स, VAR मतलब जो जैसे कि यहाँ पर लिखा है VAR का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। कॉर्नविलेसी फैमिली की बात करें तो ये आप स्वीट पोटैटो या आप शकरकंद की बात करते हैं, तो इसका बोटेनिकल नाम ये रहा, आइपोमिया बेटाटट। क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली की बात अभी मैं कर रहा था, तो उसके अंतर्गत आपका कैबेज आता है। बोटेनिकल नेम देख लीजिएगा, ब्रेसिका ओलिडेसिया वैरायटी कैपिटेटा है, ठीक है। कॉलीफ्लावर की बात करें तो ब्रेसिका ओलिडेसिया वैरायटी जो होते हैं बोट्राइटिस हैं, ठीक है, बोट्राइटिस है। उसके बाद नोल की बात कर रहा था मैं, गाट गोभी, इसका बोटेनिकल नाम ब्रेसिका ओलिडेसिया वैरायटी आपका गोनगोलाइट्स है, ठीक है। ब्रोसलेस स्प्राउट की बात करें तो ये सब आप देख सकते हैं। चाइनीज़ कैबेज की बोटेनिकल नेम ये रहा, ठीक है। सलजम की बात करें तो ये टर्निप है, सलजम का बोटेनिकल नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मस्टर्ड ब्रेसिका जेनेसिया बोटेनिकल नेम होता है, बट ये वेजिटेबल्स में जो यूज होने वाली मस्टर्ड है उसके बारे में बात हो रही है। मस्टर्ड अलग अलग, ब्रेसिका स्पेसीज अलग अलग होती हैं। पीली सरसों होती है, पीली मस्टर्ड का नाम आपने सुना होगा, काली मस्टर्ड का नाम सुना होगा, दैट इज एग्रोनॉमिक क्रॉप कल्टीवेशन, ओके। बट यहाँ वी आर डिस्कस अबाउट द वेजिटेबल प्रोडक्शन, तो मस्टर्ड इज ब्रेसिका जेनेसिया। रेडिस की बात करें तो मोली है, ये रेफिनस सेटाइवस इसका बोटेनिकल नेम होते हैं। कुकुरबिटेसी की बात करें तो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, जैसे पम्पकिन है, कुकुरबिटा मोर्सेटा बोटेनिकल नेम है। कटा हुआ था मैं थोड़ा सा, वो उसका नाम कट रहा था यहाँ तक, तो मैं इसलिए दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ। समर स्क्वैश की बात करें तो ये कुकुरबिटा पीपो होता है। खीरे की बात करें तो कुकुमस सेटाइवस होता है। राइस गार्ड की बात करें तो लूफा एक्टेंगुला होता है, लूफा सिलिंड्रिका होता है। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। बोटल गार्ड की बात करें तो लैग्नेरिया सिकेरिया। वाटरमेलन की बात करें तो सिट्रुलस लेंटस। विंटर स्क्वैश की बात करें कुकुरबिटा मैक्सिमा, ठीक है। बीटर गार्ड की बात करें तो ये आपका मोमोडिका चेरेंटिया, यानी कि बीटर गार्ड की बात करें तो करेला जिसे आप कहते हो, करेला, ये इसका बोटेनिकल नेम है। अगर आपको 10 फसलें दी हुई हैं, 10 क्रॉप का नाम है, तो आप 5 याद कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 याद करनी है।
मोस्ट ही कॉमन सी याद कर लेंगे तब भी चल जाएगा। कंपोजिटिव फैमिली की बात करें तो कंपोजिटिव फैमिली में लेट्यूस आता है, ठीक है। ये आपका लैक्टू का सेटअप हुआ बोटनिकल नेम है, ठीक है। हर्बेसी फैमिली की बात करें तो टैपियोका या कैसुआ आता है, तो मैनी हॉट एस्कुलेंटस का बोटनिकल नेम होता है। लेग्यूमिनेसी या फैबेसी की बात करें तो जिसमें लेग्यूमिनेसी यानी कि बात आ गई, जैसे मान लो बीन्स वगैरह होती है, मटर होते हैं, मटर का नाम आपने सुना होगा, बीन्स का नाम आपने सुना होगा, तो ये सारी की सारी इसमें आती है लेग्यूमिनेसी फैमिली में, ठीक है स्टूडेंट। मालवेसी की बात करें तो मालवेसी में केवल एक ही आती हैं, दो आती हैं, एक कॉटन आती है। कॉटन मतलब समझ तो कपास, जबकि वो वेजिटेबल वाली फसलें नहीं है, वो फाइबर क्रॉप है, एग्रोनॉमी में डिस्कस की जाती है। बट मालवेसी फैमिली में वेजिटेबल्स में एक आती है ओकरा। ओकरा मतलब एब्लिमोस्कस एस्कुलेंटम, भिंडी, लेडी फिंगर, जिसे भिंडी के नाम से जानते हैं। कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि क्या भिंडी किसी क्रांति से संबंधित है? जैसे आपने नाम सुना होगा सफ़ेद क्रांति, वाइट रिवोल्यूशन आपने सुना होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति का नाम आपने सुना होगा, गोल्डन रिवोल्यूशन का नाम आपने सुना होगा। क्या ओकरा किसी ग्रीन रिवोल्यूशन से संबंधित है? क्या किसी रिवोल्यूशन से संबंधित है? क्या भिंडी की कोई क्रांति है? यानी कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था, क्या भिंडी का कोई रोल था? कमेंट में बताइए कि ये किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी फैमिली में आपको पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरेसम है। टोमेटो की बात करें तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम बोटैनिकल नेम होते हैं। स्वीट पीपर की बात करें तो कैप्सिकम एनम वैरायटी जो होते हैं ग्रोसियम होते हैं स्वीट पीपर, ठीक है। चिली की बात करें तो चिली मतलब हरी मिर्च, कैप्सिकम एनम वैरायटी एनमी होती है। ग्रीन चिली होती हैं, एक तो ग्रीन चिली की बात हो रही है यहाँ पर, कैप्सिकम एनम की बात हो रही है। कैप्सिकम फ्रूट साइंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये जो शिमला मिर्च की बात नहीं कर रहे हैं। देखो दो तरह की मिर्ची होती हैं, आप एक हरी मिर्च होती है जो आप खाते हो, एक आपकी शिमला मिर्च होती है, दोनों में बोटैनिकल नेम अलग अलग होते हैं, ठीक है। ब्रिंजल की बात करें तो बैंगन की बात करें तो बोटैनिकल नेम सोलेनम मेलेंजुला है, ठीक है। अम्ली फेरी की बात करें तो ये सारी की सारी जो रूट्स वेजिटेबल लगभग होती है, जैसे अपना कैरेट का नाम सुना होगा आपने, डोकस कैरेटा, मूल। कैरेट मतलब क्या होती है? कैरेट मतलब क्या होती है? गाजर, ओके। तो गाजर जो होती है किस फैमिली से आती है? अम्ली फेरी फैमिली से आती है, अम्ली फेरी, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। आप दो बात करें उसके बाद आते हैं पार्ट्स यूज्ड, यानी कि हम पार्ट्स यूज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो कुछ लोग हिंदी में कहेंगे सर इन्हें हिंदी में बताइए। देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बोटैनिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक डिस्कस कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पार्ट्स आप लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पार्ट्स या खाए जाने वाले भाग के आधार पर। वे वेजिटेबल्स जिनका स्टम खाया जाता है उनके नाम ये हैं। वे वेजिटेबल्स जिनकी पत्ती खाई जाती है उनका नाम ये लिखा हुआ है। वे वेजिटेबल जिनके फ्रूट खाए जाते हैं, वे वेजिटेबल जिनके फ्लावर खाए जाते हैं, वे वेजिटेबल जिनके इमैच्योर सीड खाए जाते हैं, ठीक है। वे वेजिटेबल जो अंडरग्राउंड पोर्शन में ग्रो होते हैं, जैसे आपका रूट, बीट रूट, रेडिश, कैरेट। वे वेजिटेबल्स जिनको ट्यूबर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ट्यूबर खाए जाते हैं जिनके, जैसे आपका पोटैटो है। वे वेजिटेबल जिनके बल्ब खाए जाते हैं, ऑनियन है, गार्लिक है, ठीक है। वे वेजिटेबल जिनके राइजोम या प्रकंद खाए जाते हैं, जैसे टर्मेरिक है, जिंजर है, ठीक है। इसको मैं हिंदी में डिस्कस कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो इंग्लिश के स्टूडेंट है। देखो स्टेम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तना, तना। एस्पेरेगस क्या होता है? सतावर होता है। आलू जो होता है, पोटैटो जो होता है आलू होते हैं, और जो नोल नोल होती है गांठ गोभी होती है, इनके स्टेम खाए जाते हैं। पत्ती जिनके खाई जाती हैं, जो ऐसी वेजिटेबल जिनकी पत्ती खाई जाती है, जैसे मेथी है, मेथी की जो होती है उसकी पत्ती खाई जाती है। पालक जो होता है, पालक की पत्ती खाई जाती है। धनिया की पत्ती खाई जाती है। एमरेंथस की पत्ती खाई जाती है, ठीक है। कैबेज जो होती है, पत्ता गोभी, उसकी पत्ती खाई जाती है। उसके बाद है फ्रूट्स या फल। जो टमाटर होता है उसका फ्रूट्स खाया जाता है स्टूडेंट। जो ब्रिंजल होता है, बैंगन होता है, उसका फ्रूट खाया जाता है। जो भिंडी होती है उसका फ्रूट खाया जाता है। जो पी होती है, मटर होता है, उसका फ्रूट खाते हैं हम लोग। जो वाटरमेलन होता है, आप तरबूज कह सकते हैं, कद्दू कह सकते हैं, मिर्च कह सकते हैं, इनके फ्रूट्स खाए जाते हैं, ठीक है। ये हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल।
फ्लावर्स की बात करें तो वह वेजिटेबल जिनके फूल खाए जाते हैं, जैसे आपका कॉलीफ्लावर है। जबकि साइंटिफिक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जो कॉलीफ्लावर होते हैं, कॉलीफ्लावर का जो कॉलीफ्लावर जो होता है, उसका कॉलीफ्लावर का खाए जाने वाला जो भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं, एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट क्या होता है, इसका कर्ड होता है, CURD कर्ड, यानी कि वाइट कलर का जो फूल खिलता है उसे हम कर्ड बोलते हैं, उसी को ही खाते हैं। और जो कैबेज होता है उसका खाए जाने वाला जो भाग होता है उसे हम हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड, ठीक है। उसके बाद इमेच्योर सीड का मतलब होते हैं जो अपरिपक्व होते हैं, अपरिपक्व बीज, जिसको आप कच्चा खा सकते हो। जैसे मटर जो होता है लोग कच्चे खा सकते हैं। जो बीन्स होते हैं, जो बीन्स होती हैं उन्हें आप कच्चा भी खा सकते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड पोर्शन की बात ये आती है कि जो भूमि के नीचे ग्रो होते हैं, यानी कि जो भूमि के नीचे वाले जो पोर्शन वाले वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे आपका रूट है, रूट मतलब बीट रूट, रेडिश, कैरेट है, ये जड़ वाली फसलें हैं, इनकी जड़ें खाई जाती है। जैसे ट्यूबर है, ट्यूबर को क्या बोलते हैं, कंद बोलते हैं। इसका आलू एक ट्यूबर है, मॉडिफाइड ट्यूबर्स होता है, ये मॉडिफाइड स्टम भी होता है। जो बल्ब होता है, ऑनियन जो होता है या गार्लिक जो होता है, उसका खाया जाने वाला भाग जो होता है बल्ब होता है। जो गार्लिक का खाया जाने वाला भाग होता है उसे हम क्लव बोलते हैं, CLOV क्लव, ठीक है, ठीक है। कॉम खाया जाता है, याम, रतालू का कॉम। राइजोम क्या होता है, राइजोम एक प्रकंद होता है। प्रकंद मतलब आपने हल्दी देखी होगी, हल्दी देखा नहीं साहब, देखा होगा आपने, हल्दी देखी होगी आपने, अदरक देखा होगा, इस तरह से अदरक होते हैं, ये प्रकंद होते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कल्चर की बात करें तो ये बोने के आधार पर है स्टूडेंट, बेस्ड ऑन द सोविंग मेथड, या आप कह सकते हैं कि सर ऑन द बेसिस ऑफ बाय दिस मेथड इज ए पॉसिबल जनरेट द कल्टीवेशन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द कल्चर क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। जैसे मैं कहने लगूँ कि पीरियनल वेजिटेबल्स हैं, पीरियनल्स का मतलब होते हैं ऐसी वेजिटेबल्स जो बहुवर्षीय होती हैं, ठीक है, यानी कि जो अपना लाइफ साइकिल समय तक काफ़ी साल तक चला कर रखती है, उसे हम पीरियनल्स वेजिटेबल्स बोलते हैं। उसके अंतर्गत ये सभी वेजिटेबल्स आती हैं, कोई दो याद कर लीजिएगा। ग्रीन्स वेजिटेबल्स जो होती है, हरी सब्जियां जो होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती है। सलाद वाली जो फसलें होती है वो सब इसके अंतर्गत आती है, लेट्यूस वगैरह आपने सुना होगा। कोल क्रॉप्स का मतलब होता है जो ठंडे मौसम की फसलें होती हैं, कूल फसलें होती हैं, यानी कूल सीजन की फसलें होती हैं। जैसे फूल गोभी होता है, पत्ता गोभी होता है, गांठ गोभी होते हैं, जितनी भी कैबेज हैं, जितनी भी कोल क्रॉप्स होती हैं, कोल क्रॉप्स मतलब कूल सीजन की फसलें जो होती हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। रूट क्रॉप्स की बात करें तो जड़ वाली जो फसलें अभी मैंने डिस्कस की आपसे वो सब हैं। बल्ब वाली फसलें जो होती हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। ट्यूबर वाली फसलें जो होती है जैसे आपका पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैसवा, एलिफेंट फुट, याम, ये सब हैं। पी एंड बीन्स की बात करें तो वेजिटेबल जो जिनके मटर्स, बीन्स वगैरह जो यूज किए जाते हैं। सोलेनियस क्रॉप्स का मतलब होता है जो सोलेनेसी फैमिली में आती है, जैसे आपका टोमेटो है, ब्रिंजल, चिली, ब्लैक पेपर, ये सब। कुकुरबिट्स का मतलब होता है कद्दू वर्गीय सब्जियाँ, ओके, ये सब इसके अंतर्गत आती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल का मतलब समझते हो आप लोग, जीवन चक्र के आधार पर। इसके आधार पर स्टूडेंट, जीवन चक्र के आधार पर। एनुअल्स वेजिटेबल्स या एक वर्षीय सब्जियां या एक वर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीजन में या एक साल में पूरा कर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनुअल्स प्लांट बोलते हैं। जैसे अगर आपका लेमा बीन्स, वाटरमेलन, मक्स मिलन, अब तरबूज, खरबूजा आप कह सकते हो, ठीक है। टोमेटो आप कह सकते हैं, टमाटर जो हैं, ब्रिंजल है, जो बैंगन है, वो सब आपका एनुअल्स क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। बाइनल्स की बात करें तो जो आपका बाइनियल्स प्लांट्स में होते हैं द्विवर्षीय, एक ऐसे पौधे जो अपना लाइफ साइकिल 2 साल में पूरा करते हैं, कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन द 2 सीजन या 2 ईयर्स। 1 ईयर क्या करते हैं, वे वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, वनस्पति वृद्धि करते हैं। सेकंड ईयर में क्या करते हैं, सेकंड ईयर में फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स का प्लांट है तो फ्रूट्स प्रोडक्शन करेगा, फ्लावर्स का प्लांट है तो फ्लावर प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ये सब बाइनल्स वेजिटेबल्स होती है। इसका उदाहरण भी सामने आपके हैं, ये सब है। कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, कैरेट और पैरेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रहा। उसके बाद आते हैं पीरियड्स यानी बहुवर्षीय, जिनका जो लाइफ साइकिल यानी कि दे इज ए मोर 3 ईयर्स, ओके, या 3 सीजन।
जो अपना जीवन चक्र 2 साल से ज़्यादा में पूरा करते हैं, वो 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, ठीक है। जितने भी एस्पेरेगस होते हैं, सतावर होता है, चोचो होते हैं, ये सब क्या है, पेरिनियल्स वेजिटेबल्स हैं। उसके बाद है थर्मो क्लासिफिकेशन। थर्मो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, ओके। थर्मो मतलब होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का नाम सुना होगा, थर्मोमीटर मीन्स टेम्परेचर, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेजिटेबल क्रॉप में बी ग्रुपिंग इनटू द कूल एंड द कूल सीजन। द कूल सीजन मतलब वही ठंडे मौसम की बात हो रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। जो कोल क्रॉप्स होती हैं वो आप सब देख सकते हैं, मोस्टली जो वार्म सीजन में ग्रो होती हैं। रूट वाले वेजिटेबल्स ये सब हैं। बल्ब वाली वेजिटेबल्स जो होती हैं वो सब इस सीज़न में ग्रो होती हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्लांट्स हैं उस प्लांट्स को कितने 24 घंटे में कितना प्रकाश की आवश्यकता आपको मिल रही है, उसके आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उसे हम फोटो पीरियड के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी कि जिन ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा स्टूडेंट, अगर फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो आपका क्लोरोफिल जनरेट होगा, वो तभी तो आपका फ्रूट्स या प्लांट्स प्रोड्यूस करेगा, आपका प्लांट फ्रूट को भोजन तभी तो बनेगा। तो ये जो सिस्टम है ये फोटो पीरियड का सिस्टम होता है। फोटो पीरियड या दीप्तिकाल बोलते हैं हिंदी में इसको, दीप्तिकाल, ठीक है। यानी कि दीप्तिकाल का मतलब होता है कि दीपक का काल, यानी कि आपको 24 घंटे में से कितने घंटे उस प्रकाश मिला है, ठीक है। 24 घंटे दिन रात होते हैं, तो उसमें से आपको एक दिन में या 12 घंटे में से कितना प्रकाश आपको मिलता है, या 24 घंटे में से आपको प्रकाश कितना मिलता है। देखो शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की आवश्यकता कम होती है। यानी कि अगर मैं बात करूं 24 घंटे में से अगर उसको 8 से 10 घंटा प्रकाश मिल जाता है तो ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट या एसडीपी प्लांट बोलते हैं, या एसडीपी वेजिटेबल्स बोलते हैं। लॉन्ग डे वेजिटेबल्स उन्हें बोलते हैं जो ऐसे पौधे जो अपना लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र, यानी कि ऐसे पौधे जिनको प्रकाश जो होगा, लाइट जो होगा वो लगभग कितने घंटे होगा, 12 से 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होगी, ठीक है। डीएनपी प्लांट या डी न्यूट्रल वेजिटेबल्स उन्हें कहते हैं जिन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उन्हें प्रकाश दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं है, वे फिर भी अपना प्लांट्स अपना ग्रो करेंगे, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे, डीएनपी प्लांट, डी न्यूट्रल प्लांट बोलेंगे, ठीक है। ग्रोविंग सीजन के आधार पर की बात करें तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, इसमें आप देख सकते हैं खरीफ की वाली फसलें, कुकुरबिटेसी वेजिटेबल विच कंप्लीट द लाइफ साइकिल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ओके। जो अपना लाइफ साइकिल रेनी सीजन में यानी कि सर्दियों में बरसात में जो बरसात में ख़त्म कर देते हैं, वे सारी की सारी फसलें खरीफ फसलें होती हैं। रबी की फसलें होती है रूट क्रॉप्स, रूट मतलब समझते हो, रूट है, कोल क्रॉप्स है, पोटैटो, लेट्यूस है, ये सब फसलें होती हैं जो अक्टूबर में ग्रो होती हैं और फरवरी से तक चलती है, अक्टूबर से फरवरी, वो रबी की सीज़न की फसलें होती हैं। समर वाली वेजिटेबल जैसे वाटरमेलन, मस्क मिलन होती है। बात करें तो बहुत कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होती है जिसको आप डायरेक्ट सोविंग कर सकते हैं, सीधी बॉय कर सकते हैं, जबकि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको आप नर्सरी के द्वारा ट्रांसप्लांट करते हैं। देखो दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप होती हैं, एक होती है डायरेक्ट सोविंग क्रॉप होती है। इस टाइम डायरेक्ट सोविंग क्रॉप का मतलब ये होता है कि आपने मार्केट से सीड लाए और अपने खेत में बो दिया, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट सोविंग क्रॉप। एक दूसरा है आपने मार्केट से सीड लाए, उसे कैरी में या सीड बेड में ग्रो किया, उसके बाद अपने मेन फील्ड जो होता है उसमें आपने उसको लगा दिया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेड क्रॉप। जितनी भी ये वेजिटेबल्स लिखी हुई है, जैसे कैरेट ओकरा हो गया, कैरेट हो गया, रेडिस है, बीन्स है, पीज है, पी होते हैं, गार्लिक है, ये सारी की सारी कौन सी हैं, डायरेक्ट सोविंग फसलें होती है। आप सीड लाइए, ग्रो कर दीजिए खेत के अंदर या फील्ड के अंदर, जहाँ भी आप पोट में लगाना चाहते हैं वहाँ भी। ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप में होती है जो जिनकी पौध तैयार की जाती है, जिनके छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं और बाद में उनको मेन फील्ड में रखा जाता है। जैसे आपका टोमेटो है, ब्रिंजल है, चिली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स होते हैं, ये सारी की सारी ट्रांसप्लांटेड क्रॉप होती है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन की बात अगर मैं करता हूँ तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि श्वसन दर। आपकी जो वेजिटेबल्स होती हैं वे हाईली प्रिसिबल होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि उनका श्वसन रेट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है।
After the harvest, the rate of respiration of the part harvested enhance the depending on the climatic condition. The vegetable having the lowest rate of the respiration possess longer storage availability. तो ये कह रहा है कि जो वेजिटेबल्स होती हैं उनमें लोवेस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है। लोवेस्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि उनके अंदर श्वसन दर कम हो जाती है। इस श्वसन दर को बढ़ाने के लिए में क्या करते हैं, स्टोरेज में रखते हैं। आपने एक बात मैं आपको बताता हूँ, कॉमन सी बात है। आप टमाटर लेकर आइए, आप फूल गोभी लेकर आइए, कुछ भी लेकर आइए और उसे ओपन एरिया में रखिए। ओपन एरिया मतलब उसे खुले में रखिए तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि उसका रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और जब आप उसे स्टोरेज में रखेंगे तो रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, वो ख़राब नहीं होती है, ठीक है। स्टोरेज में इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है। वहाँ पर फ्रीजर चला हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी वेजिटेबल्स होगी वो कम समय में ख़राब होगी, यानी कि उसको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप उसे 5 दिन 4 दिन तक रख सकते हैं। लेकिन जब आप उसे ओपन एरिया में रखेंगे वहाँ पर बहुत जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोब में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं तो उसको ख़राब करने में एक्टिव होंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं, जिससे उसको हम स्टोरेज में, तो इसमें आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिस्कस एक बार और मैं हिंदी में कर देता हूँ इसमें। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो वेजिटेबल्स जो होती हैं वो ओपन एरिया में जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मॉइस्चर होता है मॉइस्चर कम होता है, ठीक है। बट जहाँ आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होती है, हरी पत्तियाँ जो होती हैं उनको फील्ड अगर आप फ्रिज वगैरह में रखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि वे लंबे समय तक अपने आप को सेफ रह पाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये थोड़ा सा है, अगर आप इन पे डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वेरी हाई की बात करें तो वे वेरी हाई इधर है, हाई हैं, मॉडरेट फसलें हैं और लो हैं, वेरी लो हैं। आपने देखा होगा ऑनियन जो होता है जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसका रेस्पिरेशन रेट कम होता है। आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसका रेस्पिरेशन रेट कम होता है। कद्दू जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप इन पर थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। फोर्सिंग क्या होता है, देखो फोर्सिंग की बात मैं क्या करूँ बताऊँ। फोर्सिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को फोर्स करके ज़बरदस्ती ग्रो कर रहे हैं। वो उसका सीजन तो नहीं है लेकिन उसको ग्रो कर रही है आप, उसे कहा जाता है फोर्सिंग करना। मैं कहता हूँ कि चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी फसल है, अभी मैंने बहुत सारी फसल की बात करी, रबी की फसल की बात करी मैंने, खरीफ की फसल की बात करी मैंने, जायद की फसल की बात करी, ठीक है। मैंने कहा कि जो वाटरमेलन है या मस्क मिलन जो है, तरबूज जो खरबूजा है, इसका जो समय है वो कौन सा है, जायद का समय, जायद मौसम, ठीक है। जायद सीजन होता है एक, खरीफ रबी जायद, तो उसका समय है और इसमें जून का समय है और आप कहते हो कि इसे दिसंबर में ग्रो किए जाए। ऐसा होगा अगर आप उसे फोर्स करेंगे। जब उसका सीज़न नहीं होता है और उस सीज़न को आप ध्यान में मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी वेजिटेबल्स को ऑफ सीज़न में ग्रो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब वो सीज़न उसका नहीं है लेकिन आप उसे ग्रो कर रहे हो। मटर हर साल पूरे साल मिलता है क्योंकि मटर क्या है, मटर को आप ऑफ सीज़न में ग्रो कर सकते हो, आप फ्रिज में स्टोरेज कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए रबी की फसल है और आप उसे खरीफ में जायद में भी ग्रो कर रहे हो क्योंकि उसमें जो सीज़न है आप उसमें आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पॉली हाउस होता है, पॉली हाउस में आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हो। आप वहाँ पर हर चीज़ को मेंटेन करते हो, आप टेम्परेचर को मेंटेन करते हो, वहाँ पर आप वहाँ पर आपका जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करते हो आप, ठीक है। हर चीज़ को वहाँ पर मेंटेन किया जाता है। तो आप जब किसी चीज़ को यानी आप जब किसी वेजिटेबल्स को उसके सीज़न में ना ग्रो करके उसके ऑफ सीज़न में ग्रो करते हो तो उसे हम फोर्सिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्सिंग कहते हैं। तो फोर्सिंग भी दो तरीके से होता है, कूल फोर्सिंग वेजिटेबल, वार्म फोर्सिंग वेजिटेबल्स। कूल मतलब जो ठंडे मौसम में अगर आप किसी वेजिटेबल्स को फोर्स करके ग्रो करोगे, वो मतलब गर्मियों के अंदर जब आप किसी गर्मी के अंदर उस वेजिटेबल को ग्रो करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। सोयल रिएक्शन की बात करिए, पीएच की बात करिए तो पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी कि किसी मिट्टी के अंदर उसकी अम्लता क्षारीयता को बताने का काम कौन करता है,
हाइड्रोजन कहता है, पीएच कहता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बताता है, ये बताता है कि आपकी मिट्टी अम्ल कैसी है, उसका नेचर कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है, किस तरह की है। तो जो आपका जो स्लाइट मिट्टी होती है उनका पीएच मान इतना होना चाहिए। मॉडरेट जो मिट्टी होती है 5.5 से 6.5 होना चाहिए। हाईली टॉलरेंट जो पीएच होना चाहिए वो 5 से 5.5 होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं हैं, बट मैंने फिर भी आपको 7-8 क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। कोई उनमें से अगर आप 6 भी याद कर लेंगे तब भी आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। मैंने 8-10 के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पार्ट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटो पीरियड की बात मैंने की है, ऑन द बेसिस ऑफ मैंने क्या किया है, हाँ, रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बात किया है। तो लगभग मैंने काफ़ी वेजिटेबल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बात किया है। अगर आप इनमें से कुछ वेजिटेबल्स जो होंगी, यानी कि कुछ वेजिटेबल्स जो मैंने अभी डिस्कस की है, उनमें से अगर आप कुछ याद कर लोगे तब भी आपके नंबर इसमें अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ स्टूडेंट कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको अच्छा ठीक पढ़ना है, कम पढ़ना है, लेकिन आपको जो भी पढ़ना है उसे फिक्स करके रखिए। अभी मैंने 2 टॉपिक करा दिए आपके, डिफाइन ऑफ वेजिटेबल्स मैंने आपको करा दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्कोप भी मैंने करा दिया, हिंदी में भी करा दिया, इंग्लिश में भी। दूसरा ये है बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नए क्वेश्चन मैंने करा दिए, दोनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की संभावना है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन या गार्डनिंग है। ठीक है, किचन कितने प्रकार के होते हैं या वेजिटेबल गार्डन कितने प्रकार के होते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से भी आता है। तो मैं इसको इस हफ्ते में, यानी कि अगर मैं बात करूँ लगभग 5 दिन के अंदर ये मेरा सिलेबस हो जाएगा। 10 या 12 वीडियो इस पाएगी, वो 10-12 वीडियो में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप मेरी इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ठीक है, आराम से प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पर जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लास में आओगे, क्लास में ही पढ़ाऊँगा, बट अगर आप घर पर हो तो आप भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सभी सब्जेक्ट के लाऊंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपके यहाँ पर है सेकंड सेमेस्टर में, सबकी वीडियो आएगी। उसके बाद उनके क्वेश्चन पेपर भी आएंगे। ठीक है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे समय पे। ठीक है, ठीक है, लाइक एंड कमेंट्स, एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, आज ही आएगी। आज इस पर मैं कह रहा हूँ कि आने वाले लगभग 3-4 दिन में मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर दूँगा। ठीक है।